पानियों से पार ले जाती है। एक वजह या मकसद चाहतों और ना चाहतों का मजमुआ होता है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि अमीर बनने की मेरी वजह क्या है, तो ये गहरी जज्बाती चाहतों और ना चाहतों का मजमुआ है। मैं चंद जिक्र करता हूँ। पहले, ना चाहते, क्योंकि यही चाहते पैदा करती हैं। मैं नहीं चाहता कि सारी जिंदगी काम करूं। मैं नहीं चाहता कि जो मेरे वालिदैन का ख्वाब था वो मेरा ख्वाब हो, यानी नौकरी का तहफ़्फ़ुज़ और मुज़ाफ़ात में घर। मुझे मुलाजिम होना पसंद नहीं। मुझे नफरत है कि मेरे वालिद हमेशा मेरे फुटबॉल के मैच में नहीं आ सकते थे, क्योंकि वो अपने करियर के लिए बहुत मसरूफ होते थे। मुझे नफरत है जब मेरे वालिद ने सारी जिंदगी मेहनत की और मरने पर हुकूमत ने उनकी ज्यादातर कमाई ले ली। वो जो कुछ इतनी मेहनत से कमाया था वो मरने के बाद भी मुंतकिल न कर सके। अमीर लोग ये नहीं करते, वो मेहनत करते हैं और अपने बच्चों को दे जाते हैं। चाहते, मैं चाहता हूं कि आजादी से दुनिया का सफर करूं और अपनी पसंदीदा जिंदगी गुजारूं। मैं चाहता हूं कि जब ये सब करूं तो जवान हूं। मैं बस आजाद होना चाहता हूं। मैं अपने वक्त और जिंदगी पर इख्तियार चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि पैसा मेरे लिए काम करे। ये मेरी गहरी जज्बाती वजूहात हैं। आपकी क्या है? अगर वो काफी मजबूत नहीं है तो सामने का रास्ता आपकी वजूहात से बड़ा लग सकता है। मैंने पैसा खोया है और कई बार पीछे धकेला गया हूं, लेकिन गहरी जज्बाती वजूहात ही मुझे उठने और आगे बढ़ने पर आमादा करती रहीं। मैं 40 साल की उम्र तक आजाद होना चाहता था, लेकिन इसमें मुझे तकरीबन 47 साल तक का वक्त लगा और बहुत से सबक मिले। जैसा कि मैंने कहा, काश मैं कह पाता कि यह आसान था। ऐसा नहीं था, लेकिन मुश्किल भी नहीं था। लेकिन मजबूत वजह या मकसद के बगैर जिंदगी में कुछ भी मुश्किल लगता है। अगर आपके पास कोई मजबूत वजह नहीं है तो आगे पढ़ने का कोई फायदा नहीं, ये बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। 2, मैं रोजाना इंतखाब करता हूँ। इंतखाब की ताकत, यही बुनियादी वजह है कि लोग आजाद मुल्क में रहना चाहते हैं। हम इंतखाब की ताकत चाहते हैं। माली लिहाज से हर उस रुपए के साथ जो हमारे हाथ में आता है, हमारे पास ये ताकत होती है कि हम अपना मुस्तकबिल चुनें, अमीर, गरीब या मुतवस्सित तबके का। हमारी खर्च करने की आदत ये जाहिर करती हैं कि हम कौन हैं। गरीब लोगों की सिर्फ बुरी खर्च की आदत होती हैं। बचपन में मेरे लिए ये फायदा था कि मुझे मोनोपोली खेलना बेहद पसंद था। किसी ने मुझे नहीं बताया कि मोनोपोली सिर्फ बच्चों के लिए है, इसलिए मैं बड़ा होकर भी इसे खेलता रहा। इसके अलावा मेरे पास एक रिच डैड थे जिन्होंने मुझे असासे और जिम्मेदारी के दरमियान फर्क समझाया। चुनांचे बहुत अरसा पहले जब मैं छोटा लड़का था, मैंने अमीर होने का इंतखाब किया और मुझे मालूम था कि मुझे सिर्फ ये सीखना है कि असासे कैसे हासिल किए जाते हैं, हकीकी असासे। मेरे बेहतरीन दोस्त माइक को असासों का एक कॉलम विरासत में मिला, लेकिन उन्हें फिर भी ये सीखने का इंतखाब करना था कि इसे कैसे संभाला जाए। बहुत से अमीर खानदान अगली नस्ल में अपने असासे खो देते हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई भी असासों की देखभाल करने की तरबियत याफ्ता नहीं होता। ज्यादातर लोग अमीर न होने का इंतखाब करते हैं। 90% आबादी के लिए अमीर होना बहुत झंझट की बात है। चुनाचे वो ऐसी बातें कहते हैं जैसे मुझे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं, या मैं कभी अमीर नहीं होऊंगा, या मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत, मैं अभी जवान हूं, या जब कुछ पैसे कमा लूंगा तब अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचूंगा, या मेरी बीवी या शौहर माली मामलात संभालते हैं। इन बातों का मसला ये है कि ये ऐसे शख्स से 2 चीजें छीन लेती हैं जो इस तरह सोचने का इंतखाब करता है। एक है वक्त, जो आपका सबसे कीमती असासा है, और दूसरा है सीखना। सिर्फ इसलिए कि आपके पास पैसे नहीं हैं, ये सीखने से गुरेज का बहाना नहीं होना चाहिए। लेकिन ये एक ऐसा इंतखाब है जो हम सब रोजाना करते हैं। ये इंतखाब कि हम अपना वक्त, अपने पैसे और अपने दिमाग में क्या डालते हैं, यही इंतखाब की ताकत है। हम सब के पास इंतखाब है। मैंने सिर्फ अमीर होने का इंतखाब किया है और मैं ये इंतखाब हर रोज करता हूँ। पहले तालीम में सरमायाकारी करें। हकीकत में आपका वाहिद हकीकी असासा आपका जहन है, जो कि सबसे ताकतवर आला है जिस पर हमारा इख्तियार है। जैसा कि मैंने इंतखाब की ताकत के बारे में कहा, हम में से हर एक के पास ये इंतखाब है कि हम अपने दिमाग में क्या डालें जब हम इतने बड़े हो जाएं। आप सारा दिन MTV देख सकते हैं, या गोल्फ के रसायले पढ़ सकते हैं, या सिरामिक्स की क्लास या माली मंसूबा बंदी की क्लास जा सकते हैं। इंतखाब आपका है। ज्यादातर लोग सरमायाकारी सीखने में सरमायाकारी किए बगैर ही सरमायाकारी खरीद लेते हैं। मेरी एक दोस्त जो एक अमीर खातून है कि अपार्टमेंट में हाल ही में चोरी हुई। चोर उसका टेलीविजन और VCR ले गए, लेकिन वो तमाम किताबें छोड़ गए जो वो पढ़ती हैं। और ये इंतखाब हम सब के पास है। फिर से 90% आबादी टीवी खरीदती है और सिर्फ तकरीबन 10% कारोबार की किताबें या सरमायाकारी की कैसेटें खरीदती है। तो मैं क्या करता हूँ? मैं सेमिनारों में जाता हूँ। मुझे पसंद है जब वो कम से कम 2 दिन के हों, क्योंकि मुझे किसी मौजू में खुद को डुबोना अच्छा लगता है। सन 1973 में मैं टीवी देख रहा था और एक शख्स आया जो 3 रोजा सेमिनार का इश्तिहार दे रहा था कि बगैर डाउन पेमेंट के जायदाद कैसे खरीदें। मैंने $385 खर्च किए
और इस कोर्स ने मुझे कम से कम 20 लाख डॉलर कमाए, शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि उसने मुझे जिंदगी दी। इस एक कोर्स की वजह से मुझे बकिया जिंदगी काम नहीं करना पड़ेगा। मैं हर साल कम से कम 2 ऐसे कोर्सों में जाता हूँ। मुझे ऑडियो टेपें बहुत पसंद हैं। इसकी वजह यह है कि मैं उन्हें आसानी से रिवाइंड कर सकता हूँ। मैं पीटर लिंच की एक टेप सुन रहा था और उसने कुछ ऐसा कहा जिससे मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं था। घमंडी या तनकीदी होने के बजाय मैंने सिर्फ रिवाइंड दबाया और मैंने उस 5 मिनट के हिस्से को कम से कम 20 बार सुना, शायद इससे भी ज्यादा। लेकिन अचानक अपना जहन खुला रखने से मैं समझ गया कि उसने ऐसा क्यों कहा। ये जादू जैसा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पास हमारे जमाने के अजीम तरीन सरमायाकारों में से एक के जहन की एक खिड़की हो। मैंने उनकी तालीम और तजुर्बे के वसी वसाइल में बेपनाह गहराई और बसीरत हासिल की। इसका हतमी नतीजा ये निकला कि मेरे पास पुराना तरीका भी है जिससे मैं पहले सोचता था, और पीटर का वही मसले या सूरत हाल को देखने का तरीका भी है। मेरे पास एक की बजाय 2 सोचें हैं, किसी मसले या रुझान का तज्जिया करने का एक और तरीका, और ये अनमोल है। आज मैं अक्सर सोचता हूँ पीटर लिंच या डोनाल्ड ट्रंप या वॉरेन बफेट या जॉर्ज सोरोस ये कैसे करेंगे। उनकी वसी जहनी ताकत तक रसाई का वाहिद तरीका ये है कि मैं इतना आजिज हूँ कि जो कुछ वो कहते हैं उसे पढ़ूं या सुनूं। مغرور یا تنقیدی لوگو اکثر وقتن که خود اعتمادی کم هاته و جا خطر مالدن اسه درتن. دکی اگر آب کوچ نیا سیکتن تا آب کو پیر خواهد یا کردنی پرته تا جو کوش آب نسیکتن اسه پوری تر سمش بکیشن. اگر آپ یہاں تک پڑھ چکے ہیں تو تکبر آپ کے مسائل میں سے نہیں ہے۔ مغرور لوگ شاذ و نادر ہی پڑھتے یا ٹیپے خریدتے ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے، وہ تو کائنات کا مرکز ہے۔ بولنے سے زیادہ سننا ضروری ہے۔ اگر یہ سچ نہ ہوتا تو خدا ہمیں 2 کان اور صرف 1 منہ نہ دیتا۔ بہت سے لوگ اپنے منہ سے سوچتے ہیں اس کے بجائے کہ نئے خیالات اور امکانات جذب کرنے کے لیے سنیں۔ وہ سوال کرنے کے بجائے بحث کرتے ہیں۔ میں اپنی دولت کو طویل مدتی نظر سے دیکھتا ہوں۔ میں اس جلدی امیر بنو کی سوچ کا قائل نہیں جو زیادہ تر لاٹری کھیلنے والے یا کسینوں میں جوا کھیلنے والوں کی ہوتی ہے۔ میں حصص خریدتا اور بیچتا ہوں، لیکن تعلیم میں میرا دل جمع ہوا ہے۔ اگر آپ ہوائی جہاز اڑانا چاہتے ہیں تو میں مشورہ دوں گا کہ پہلے سبق لیں۔ مجھے ہمیشہ ایسے لوگوں پر حیرت ہوتی ہے جو حصص یا جائیداد خریدتے ہیں لیکن اپنے سب سے بڑے اثاثے یعنی اپنے دماغ میں سرمایہ کاری نہیں کرتے۔ صرف اس لیے کہ آپ نے 1-2 مکانات خریدے اس سے آپ جائیداد کے ماہر نہیں بن جاتے۔ 3. دوستوں کا انتخاب احتیاط سے کریں۔ میل جول کی طاقت۔ پہلی بات، میں اپنے دوست ان کی مالی حالت سے نہیں چنتا۔ میرے ایسے دوست ہیں جنہوں نے غربت کا عہد کیا ہوا ہے اور ایسے دوست بھی ہیں جو ہر سال لاکھوں ڈالر کماتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ میں سب سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہوں اور میں شعوری طور پر ان سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب میں مانتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی میں نے خود تلاش کی کیونکہ ان کے پاس پیسہ تھا، لیکن میری نظر ان کے پیسے پر نہیں تھی، میں ان کے علم کا طالب تھا۔ کچھ معاملوں میں یہ پیسے والے لوگ عزیز دوست بن گئے لیکن سب نہیں۔ لیکن ایک امتیاز ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ میرے جو دوست پیسے والے ہیں وہ پیسوں کی بات کرتے ہیں، اور میری مراد شیخی بگھارنا نہیں ہے، انہیں اس موضوع میں دلچسپی ہے، چنانچہ میں ان سے سیکھتا ہوں اور وہ مجھ سے سیکھتے ہیں۔ میں جان جاتا ہوں کہ کیا نہ کریں۔ میرے کئی دوست ہیں جنہوں نے اپنی مختصر عمر میں 1 ارب ڈالر سے زیادہ کمائے ہیں۔ ان تینوں نے ایک ہی مظہر بیان کیا۔ ان کے بے پیسے دوست کبھی ان کے پاس یہ پوچھنے نہیں آئے کہ انہوں نے یہ کیسے کیا، لیکن وہ 2 میں سے 1 یا دونوں چیزوں کے لیے ضرور آتے ہیں، 1 قرض یا 2 نوکری۔ ایک تنبیہ، غریب یا ڈرے ہوئے لوگوں کی نہ سنیں۔ میرے ایسے بھی دوست ہیں اور مجھے ان سے بہت محبت ہے، لیکن وہ زندگی کے چکن لٹل ہیں۔ جب بات پیسوں کی، خاص طور پر سرمایہ کاری کی آتی ہے تو ان کے نزدیک آسمان ہمیشہ گرنے والا ہے۔ وہ ہمیشہ بتا سکتے ہیں کہ کوئی چیز کیوں کام نہیں کرے گی۔ جیسا کہ پرانی کہاوت ہے، ایک جیسے لوگ مل کر متفق ہوتے ہیں۔ اگر آپ CNBC دیکھیں جو سرمایہ کاری کی معلومات کا خزانہ ہے تو وہ اکثر نام نہاد ماہرین کا ایک پینل رکھتے ہیں۔ ایک ماہر کہے گا کہ بازار تباہ ہونے والا ہے اور دوسرا کہے گا کہ بڑھنے والا ہے۔ اگر آپ ذہین ہیں تو دونوں کو سنیں، اپنا ذہن کھلا رکھیں کیونکہ دونوں کے پاس اہم نکات ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے زیادہ تر غریب لوگ چکن لٹل کو سنتے ہیں۔ میرے بہت سے قریبی دوستوں نے مجھے کسی سودے یا سرمایہ کاری سے باز رکھنے کی کوشش کی ہے۔ چند سال پہلے ایک دوست نے بتایا کہ وہ خوش ہے کیونکہ اسے 6% کی سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹ ملی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں ریاستی حکومت سے 16% کماتا ہوں۔ اگلے دن اس نے مجھے ایک مضمون بھیجا کہ میری سرمایہ کاری کیوں خطرناک ہے۔ میں کہوں گا کہ دولت بنانے میں سب سے مشکل کام اپنے آپ سے سچا رہنا اور بھیڑ کے ساتھ نہ چلنے کی ہمت رکھنا ہے،
क्योंकि बाजार में अमूमन वो भीड़ देर से पहुंचती है और ज़बा हो जाती है। अगर कोई बड़ा सौदा अखबार के पहले सफ़े पर आ गया है तो ज्यादातर हालात में बहुत देर हो चुकी होती है। नया सौदा ढूंढे। जैसा कि हम सरफर्स कहा करते थे, हमेशा एक और लहर आती है। जो लोग जल्दी करते हैं और देर से लहर पकड़ते हैं वही अमूमन उलट जाते हैं। ज़हीन सरमायाकार बाजार का वक्त नहीं देखते। अगर वो एक लहर से चूक जाएं तो वो अगली का इंतजार करते हैं और खुद को तैयार रखते हैं। ये ज्यादातर सरमायाकारों के लिए मुश्किल इसलिए है क्योंकि गैर मकबूल चीज खरीदना उन्हें डराता है। डरपोक सरमायाकार भीड़ के साथ चलने वाली भेड़ जैसे हैं, या उनका लालच उन्हें उस वक्त अंदर ले आता है जब अक्लमंद सरमायाकार अपना मुनाफा लेकर आगे बढ़ चुके हैं। अक्लमंद सरमायाकार किसी सरमायाकारी को तब खरीदते हैं जब वो गैर मकबूल हो। वो जानते हैं कि उनका मुनाफा खरीदते वक्त बनता है, बेचते वक्त नहीं। वो सब्र से इंतजार करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, वो बाजार का वक्त नहीं देखते। एक सरफर की तरह वो अगली बड़ी लहर के लिए अपनी जगह बना लेते हैं। ये सब अंदरूनी तिजारत है। अंदरूनी तिजारत की कुछ किस्में गैर कानूनी हैं और कुछ कानूनी, लेकिन दोनों तरह से ये अंदरूनी तिजारत ही है। फर्क सिर्फ ये है कि आप अंदर से कितने दूर हैं। आपके पास अमीर दोस्त होने की वजह जो अंदर के करीब हैं, ये है कि पैसा वहीं बनता है, ये मालूमात पर बनता है। आप अगले उरूज की खबर सुनना चाहते हैं, अंदर आना चाहते हैं और अगले जवाल से पहले बाहर निकलना चाहते हैं। मैं ये गैर कानूनी तरीके से करने को नहीं कह रहा, लेकिन जितनी जल्दी आपको मालूम हो उतना ही बेहतर कम खतरे के साथ मुनाफा का मौका है। यही दोस्तों का काम है और यही माली जहानत है। 4. एक फॉर्मूला में महारत हासिल करें, फिर नया सीखें। जल्दी सीखने की ताकत। रोटी बनाने के लिए हर नानबाई एक नुस्खे पर अमल करता है, चाहे वो सिर्फ उसके जहन में ही हो। पैसा बनाने के मामले में भी ऐसा ही है, इसीलिए पैसे को अक्सर आटा कहा जाता है। हम में से अक्सर ने ये कहावत सुनी है, आप वही हैं जो आप खाते हैं। मेरा इसी कहावत पर एक मुख्तलिफ नजरिया है। मैं कहता हूं, आप वही बन जाते हैं जो आप पढ़ते हैं। दूसरे लफ्जों में, जो कुछ आप पढ़ते और सीखते हैं उसमें एहतियात बरतें, क्योंकि आपका जहन इतना ताकतवर है कि आप वही बन जाते हैं जो आप उसमें डालते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप खाना पकाना पढ़ते हैं तो आप खाना पकाने लगते हैं, आप बावर्ची बन जाते हैं। अगर आप बावर्ची नहीं बनना चाहते तो आपको कोई और चीज पढ़नी होगी। फर्ज करें एक उस्ताद, तदरीस पढ़ने के बाद आप अक्सर उस्ताद बन जाते हैं, और इसी तरह आगे। जो पढ़ें वो एहतियात से चुनें। पैसों के मामले में अवाम के पास आमतौर पर एक बुनियादी फॉर्मूला होता है जो उन्होंने स्कूल में सीखा, और वो है पैसों के लिए काम करना।